नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इंडियन एग्रीकल्चर के 30th क्लास में आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या एडवांटेजेस हुए, साथ ही साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या नई समस्या भारत को देखनी पड़ी। तो भारत काफी समस्याओं से भी गुजरा है बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो क्या चैलेंजेस थे, वो सब आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे, जाकर बेल आइकन जरूर दबाएंगे। आप मुझसे दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो मैं वहां पे आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, तो इसको वहां पर जाएं, जाके डाउनलोड जरूर कर लें और अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या क्या फायदे हुए। तो दोस्तों, अगर हम पहला फायदा देखें तो वो था क्रॉप प्रोड्यूस में। जो हमारा आप देखिए फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो जाता है। एंड 1978-79 में आप अगर देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो टोटल ग्रेन की आउटपुट थी, मोस्टली व्हीट एंड राइस, आप अगर देखें तो 131 मिलियन टन पर पहुंच जाता है और भारत इसके साथ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर बन जाता है। इसके सिवा जो हाई यील्डिंग वेराइटीज के अंदर में जो क्रॉप एरिया था वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, स्पेशली व्हीट एंड राइस। दोस्तों, यहाँ पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, ये जो 1972-73 ईयर है दोस्तों, ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला टाइम। तो इसके पहले आप देख सकते हैं प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन एरा है, और 73 के बाद ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे आपको देखने मिलेंगे। 2006-7 तक आते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं जो व्हीट की प्रोडक्शन है करीबन 25 मिलियन टन से बढ़कर 71 मिलियन टन हो जाती है। और यहीं पर अगर आप राइस की प्रोडक्शन देखें तो 41 मिलियन टन से बढ़कर 2 गुनी से भी ज्यादा करीबन 90 मिलियन टन हो जाती है। और आज के नंबर्स देखें तो इससे काफी ज्यादा हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे दूसरा एसोसिएटेड फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों, भारत फूड सिक्योरिटी अपने लोगों के लिए इंश्योर कर पाता है। तो भारत जो कि नेट इंपोर्टर हुआ करता था फूड ग्रेन्स का, अब वो मार्केट में मेजर एक्सपोर्टर बन के भी उभरना शुरू करने लगता है। इसके सिवा जो हमारे फूड स्टॉक्स हैं सेंट्रल पूल में, वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाते हैं, और जिस वजह से, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, किस प्रकार से उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के द्वारा गरीब आदमी तक पहुंचाया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि भारत में कोई भी भूखा ना सोए। तो वो इसीलिए हो पाया क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो पाई। तो जो पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स थी वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो गई। दोस्तों, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ कि भारत जैसे देश में भी, आपको यकीन नहीं होगा, काफी फूड ग्रेन समुद्र में भी डुबाया गया था एक टाइम में। तो इस प्रकार से यूएस में तो होता ही है, वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, भारत में भी हो चुका है। तो इस प्रकार से फूड प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, फार्मर्स को भी जाहिर सी बात है इसका फायदा मिलने लगता है, उनका इनकम लेवल बढ़ने लग जाता है। इससे जो सरप्लस इनकम बनता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ईल्ड पर हेक्टेयर बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, तो इससे इनकी ईल्ड बढ़ती है, तो उनकी कमाई बढ़ती है, और इस कमाई के बढ़ने से वो जो सरप्लस इनकम बनता है उसको एग्रीकल्चर में री इन्वेस्ट कर पाते हैं, तो और फर्दर एफिशिएंसी बढ़ती है। पर दोस्तों, ये कहानी जो होती है ये बड़े फार्मर तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि वो फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा बड़ी जमीन हुआ करती थी वो सबसे ज्यादा इसका फायदा ले पाए। और कारण क्या होता है दोस्तों, जिनके पास बड़ी जमीन होती है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगले राउंड में वो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर पाते हैं, वो फर्टिलाइजर्स मार्केट से प्रोक्योर कर पाते हैं, पेस्टिसाइड प्रोक्योर कर पाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीद पाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा अमीर किसान तक सीमित हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, इसी दौरान आप देखें तो भारत में बैंक्स की नेशनलाइजेशन भी देखने मिलती है, और नेशनलाइजेशन से ये होता है कि किसान अब उधार ले पाता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ मनी लेंडर, अब किसान बैंक से उधार ले पाता है, और बैंक से कम दर पे जब उधार लेता है तो जाहिर सी बात है उसकी फर्दर प्रॉफिट बढ़ती है। लेकिन ये वही किसान कर पाता है जो अमीर किसान होता है, सर के नाम पर जिसके नाम पर जमीन होती है, क्योंकि आपको कोलैटरल बैंक में शो करना पड़ेगा। बिना कोलैटरल के इजीली अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलते, तो जमीन है उसके नाम पर तो वो जाता है बैंक और उससे लोन भी ले पाता है। तो जो बड़ा जमीन है वो ज्यादा लोन ले पाएगा। तो इस प्रकार से फायदे सीमित रहते हैं बड़े किसानों तक, और कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट फार्मिंग भी हमको भारत में देखनी शुरू हो जाती है, देखने मिलती है।
वैसे ही दोस्तों इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। सबसे पहले तो आप देखें तो फार्म मैकेनाइजेशन होता है, तो इसलिए आप देखें तो भारत में आज भी कितने सारे ट्रैक्टर के इंडस्ट्री हैं, तो वो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट्स बनाने वाली ढेर सारी नई नई कंपनी उभर के आती है भारत में, और इस प्रकार से फार्म मैकेनाइजेशन से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है। इसके सिवा केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड होती है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी हम देख सकते हैं इसी दौरान काफी तेजी से ग्रो की है। इसके सिवा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो रॉ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका फायदा देखने मिलता है। वैसे ही आप देखें तो बाकी इंडस्ट्रीज में भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है किसी ना किसी प्रकार से वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, फिर वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, फिर वो हो सकता है टी इंडस्ट्री, कॉफी इंडस्ट्री हो, तो सभी में इसका फायदा देखना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, तो डिमांड फॉर लेबर फोर्स इन रूरल एरियाज काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। एंड क्योंकि पहले बस साल में एक बार खेती होती थी मॉनसून के सीजन में, अब साल में 2 खेती होने लग जाती है, तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर की भी डिमांड बढ़ जाती है, तो काफी जॉब्स भी क्रिएट होते हैं स्पेशली एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए। और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के भी जॉब क्रिएट होते ही, जैसा मैंने पहले कवर किया, फैक्ट्रीज बनती हैं अलग अलग नीड्स के लिए, फिर वो मशीनरी हो या फिर वो केमिकल्स हो। इसके सिवा आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाता है बहुत सारे, आप देखें तो मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत भर में आप देखें तो बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं फर्दर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों ये तो कुछ फायदे हो गए जो आपको मालूम होना चाहिए। आइए अब देखते हैं क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। सबसे पहला इंपैक्ट होता है दोस्तों, जो भारत में ट्रेडिशनली आप देखें तो व्हीट राइस हर जगह नहीं उगाया जाता था, कुछ ही इलाके थे जहां पे व्हीट राइस कल्टीवेशन होता है। बाकी भारत में आप देखें तो कोर्स सीरियल्स उगाया जाता है, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कोर्स ग्रेन्स किसको कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इस प्रकार के कोर्स सीरियल्स उगाए जाते हैं। पल्सेस भारत में बहुत उगाए जाते हैं, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, हर जगह में अलग अलग प्रकार के ऑयल सीड्स देखने मिलेंगे। गुजरात में आप देखें तो कपासिया का भी तेल हो जाता है, सनफ्लावर ऑयल कहीं होता है, तो कहीं पर आप देखेंगे तो मस्टर्ड का तेल होता है, तो इस प्रकार के कई ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन लगभग इन सारे क्रॉप्स को छूता ही नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आप देखें तो लार्जली लिमिटेड कवरेज होती है, जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स मिलती है वो व्हीट की, राइस की, ज्वार, बाजरा एंड मेज की ही मिल पाती है। तो बाकी क्रॉप्स कहीं ना कहीं इनसे अनटच्ड रह जाते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नहीं उठा पाते हैं। वैसे ही आप देखें कॉटन, जूट, टी, शुगर केन ऑलमोस्ट अनटच्ड रह जाते हैं। दोस्तों कॉटन की बात करें तो कॉटन में जो मेजर इंक्रीज हुआ है ईल्ड में वो 2002 के बाद हुआ है, क्योंकि 2002 में भारत ने बीटी कॉटन को अलाउ किया है। तो बीटी कॉटन आता है तब जाके आप देखें तो कहीं कॉटन कल्टीवेशन में इंक्रीज होती है, लेकिन बीटी कॉटन के अपने चैलेंजेस हैं, ये हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार से आप देखें तो ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स भी लगभग टच नहीं हो पाते हैं लंबे टाइम तक बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। शुगर केन की बात करें तो जैसा मैंने बताया था पिछले ही क्लास में, अभी रिसेंटली को 02438 वेराइटी ऑफ शुगर केन देखने मिल रहा है, जिससे यूपी में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ी है क्योंकि यील्ड इंक्रीज हो गया है। तो इस प्रकार से काफी टाइम लग जाता है इस प्रकार के क्रॉप्स के जो हाई यील्डिंग वेराइटी है वो डेवलप करने में। वहीं दोस्तों कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटी भी बहुत जबरदस्त देखने मिलती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर आप देखें तो बहुत बड़ा इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल 2 प्रकार की डिस्पैरिटी देखने मिलती है। तो सबसे पहले आप देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में बस 40% ऑफ दी जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसको इफेक्ट करता है, बाकी 60% भारत का इलाका अनटच्ड है। लार्जली आप देखो तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा नॉर्थ इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है। साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। स्पेशली वो जो डेल्टाइक ट्रैक है, कावेरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहीं तक इनके फायदे आपको देखने मिलते हैं साउथ इंडिया में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। वहीं अगर आप देखें तो जो पूर्वी भारत है, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, वैसे ही आप देखें जो सेमी एरिड ड्राईलैंड एरियाज हैं, जो मैंने ड्राईलैंड फार्मिंग में कवर करवाया था, जो पार्ट्स ऑफ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये सारे इलाके आप देखें तो लगभग अनटच्ड रह जाते हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का भी काफी इलाका आप देखें तो अनटच्ड रह जाता है, जो ड्राईलैंड एरिया है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन को चाहिए पानी। तो इस प्रकार से आप देखें तो वाटर नीड्स अगर नहीं है सेंट्रल इंडिया में, स्पेशली ड्राईलैंड एरियाज में, तो वहां पे हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही आप देखिए ईस्टर्न इंडिया में
तो अगेन वहां पे पोटेंशियल होते के बावजूद हम ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं देख पाते। ईस्टर्न इंडिया में पानी भी है, इसके बावजूद ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने नहीं मिलता है। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स की कमी है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स यानी आप देखें तो जो किसान है उस तक सीड पहुंच नहीं पा रहा है हाई यील्डिंग वैरायटी वाला, क्योंकि एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, उस तक वो सीड्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वैसे ही सरकार की एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट नहीं है एमएसपी की तरह, वो वहां पर नहीं मिल रही है, उसका फायदा नहीं हो रहा है। आप आज भी देखें एमएसपी का प्रोक्योरमेंट लार्जली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में होता है, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में होता है। बाकी आप देखें तो मोस्ट ऑफ द इंडिया इज अनटच्ड बाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट नहीं के बराबर होती है। वैसे ही आप देखें तो ईस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें तो किसान छोटा किसान है, बड़ा किसान नहीं है। तो छोटा किसान होने की वजह से आप देखें तो उसके पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो मार्केट में जाए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके, केमिकल्स खरीद सके। तो इस वजह से वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने नहीं मिलता है। तो बात अलग है, भारत में बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया नाम का एक स्कीम आया, जिसमें वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यूपी, असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आप देखें तो अगर मैं विद इन द रीजन डिस्पैरिटी देखूं तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में जैसा मैंने बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने तो मिला, लेकिन जो गरीब किसान था, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी, वही किसान इसका फायदा उठा पाते हैं। गरीब किसान ना तो वो सीड खरीद पाता है, ना तो वो फर्टिलाइजर खरीद पाता है, ना तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेस कर पाता है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो खेती छोड़ देता है, अपनी जमीन बेच देता है, क्योंकि वो जो बड़े फार्मर्स है उनके साथ कहीं ना कहीं कम्पीट नहीं कर पाता है, उस लेवल पर प्रोडक्शन कर नहीं पाता है, जो प्रॉफिट मिलनी चाहिए वो प्रॉफिट कमा नहीं पाता है, तो अपनी जमीन बेचता है और इन्हीं बड़े किसान के यहाँ वो जाके शेयर क्रॉपर बन जाता है, वहां पर जाके वो खेती करना उनके लिए शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से इंट्रा रीजनल लेवल पे भी आप देखें तो जहां ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है वहां छोटा किसान कहीं ना कहीं गरीबी का ही शिकार होता है फर्दर। इसके सिवा दोस्तों केमिकल्स की बहुत ज्यादा यूजेज होने लग जाती है, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज करने लगते हैं। वही ना जो किसान को जरूरत थी कि इन फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज करना है, कि आपके सॉइल में क्या जरूरत है वो तो पहले आप देखो। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बाद में आया इसी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो फार्मर्स को एजुकेट नहीं किया जाता है कि क्या हाई रिस्क है इस प्रकार के केमिकल्स को यूज करने से, और इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, तो उसका ज्ञान नहीं दिया जाता है। वो अंधाधुंध फर्टिलाइजर मिलाता है, पेस्टिसाइड देता है, और उससे कहीं ना कहीं सॉइल को फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, और वहीं आप देखें तो जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं उस जहर का शिकार हो रहा है, और उसी में फॉल्टी तरीके से स्प्रे करने में कई बार किसान अपना जान भी गंवा देते हैं। इसके सिवा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन तो होता ही है। एक्सेसिव फर्टिलाइजर होता है तो उससे सॉइल में एल्कलिनिटी भी देखने मिलती है, एंड पीएच बैलेंस भी बदल जाता है सॉइल का। इस पे हम फिर अभी चर्चा करेंगे। वाटर कंजम्पशन की अगर बात बताऊं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किए गए, लेकिन ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे इनकी रिक्वायरमेंट थी पानी। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स थे ये सारे के सारे, वाटर इंटेंसिव सीड्स थे, इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। स्पेशली आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो फर्टिलाइजर को अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे पानी के साथ तो फर्टिलाइजर क्रॉप को जला देगा। तो इसीलिए आप देखें तो जो सीरियल्स हैं इन्हीं पर लार्जली फोकस होता है। तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जो होते हैं जैसे पैडी हो गया, वैसे ही आप देखें तो जो वाटर फुटप्रिंट है, डाइटरी वाटर फुटप्रिंट है, उसका 50% इन सीरियल्स में ही चला जा रहा है। तो कैनाल सिस्टम की बात करें दोस्तों, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इरिगेशन पंप्स जगह जगह लगाए जाते हैं, जहां पे कैनाल नहीं पहुंचता है वहां पे ग्राउंड वाटर पे पूरा फोकस होता है। तो कैनाल्स तो लिमिटेड ही होते हैं, कुछ ही जगह पर पहुंच पाते हैं। बाकी इलाकों में ग्राउंड वाटर से पानी को पंप किया जाता है और उसको सरफेस पे लाया जाता है। तो इस प्रकार से वाटर टेबल पूरे भारत में आप देखें तो बहुत तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। स्पेशली शुगर केन एंड पैडी कल्टीवेशन जहां पर हो रहा है वहां पर तो इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है ग्राउंड वाटर लेवल को। वैसे ही आप देखिए पंजाब की बात करें तो हाईली वाटर डिप्लीटेड रीजन हो चुका है भारत का, और वहां पे जब गहराई से पानी आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो यूरेनियम कंटेमिनेशन का भी शिकार होता जा रहा है। तो पंजाब में इस प्रकार से आप देखें हैवी वाटर, आप देखें पंजाब में अगर देखें तो हैवी मेटल्स का पोल्यूशन काफी देखने मिलता है, जिसमें यूरेनियम भी आपको देखने मिलता है। लाइकवाइज आप देखें अगर फॉल्टी इरिगेशन सिस्टम बन जाएगा एंड अगर प्रॉपर लैंड की स्लोपिंग नहीं की जाएगी तो पानी क्या होगा दोस्तों, अगर इस प्रकार का लैंड को प्रॉपरली आप स्लोप नहीं करोगे और इस प्रकार का यदि कोई सॉसर जैसा स्ट्रक्चर आपने लैंड का बना दिया, प्रॉपर लेवलिंग ना किया, तो
तो क्या होगा दोस्तों, पानी क्या होगा, कुछ सेंटर में जाके जमने लगेगा। और अगर वाटर लॉगिंग होने लगेगी, स्पेशली ये सारे के सारे ड्राई लैंड वाले इलाके हैं, काफी ज्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन है, तो क्या होने लगेगा दोस्तों, जाहिर सी बात है पानी इवेपोरेट करेगा, ग्राउंड से जो भी पानी है, सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको भी खींचेगा कैपिलरी एक्शन से, जो पानी में मिनरल्स डिसॉल्व्ड है, जो सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड है, पानी इवेपोरेट कर जाएगा, सॉल्ट का एक क्रस्ट सरफेस पर छोड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो सॉइल सैलिनाइजेशन होने लगी जहां जहां फॉल्टी इरिगेशन हुआ। फिर वो कैनाल की वजह से भी हो सकता है दोस्तों, अगर कैनाल जब आप बना रहे हैं तो आपको इसकी टाइलिंग करनी होती है, इसको लाइनिंग ऑफ कैनाल कहते हैं। यानी क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है कि कैनाल का पानी कहीं आप देखें तो इस प्रकार से लीक ना कर जाए। अगर लीक कर जाएगा दोस्तों तो क्या होगा, आप देखेंगे तो इतने इलाके में यदि पानी लीक कर रहा है तो इतने इलाके में वाटर लॉगिंग हो जाएगी और सॉइल सैलिनाइजेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉल्टी इरिगेशन मैकेनिज्म की वजह से, इम्प्रॉपर लैंड लेवलिंग की वजह से काफी इलाका भारत का सॉइल सैलिनाइजेशन का भी शिकार हो जाता है। ज्योग्राफी की बात बताऊं तो पंजाब हरियाणा में क्या कहते हैं ऐसे जमीन को जहां पे सॉइल सलाइन हो चुका है, रेह या फिर ऊसर, तो ऐसी जमीन देखने मिलती है। इसके सिवा आप देखें तो क्रॉप साइकिल रिपीटेडली होने लग जाती है। पहले तो साल में एक बार होता था, खेती होती थी तो सॉइल वापस रिप्लेनिश हो जाता था, लेकिन अब बार बार क्रॉप साइकिल हो रही है तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट होने लग जाते हैं। इसके सिवा एक्सेसिव यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अन्य केमिकल का होने लगता है तो सॉइल का पीएच बिगड़ जाता है। अगर अमोनियम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं तो सॉइल हाईली एसिडिक होने लग जाता है। वैसे ही कुछ फर्टिलाइजर से सॉइल एल्कलाइन भी होने लग जाता है। तो पीएच सॉइल का अगर न्यूट्रल होता है तो वो बढ़िया होता है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन यहाँ पे पीएच बिगड़ रहा है तो सॉइल कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आप देखें तो क्वालिटी खराब होती जा रही है, सॉइल की जो नेचर है वो डिप्लीट होती जा रही है। इसके सिवा सॉइल में बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, तो सॉइल में जो बेनिफिशियल पैथोजेंस हैं जो रहते हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉइल का जो बायोटा है वो भी नुकसान हो जाता है, वो भी खत्म होने लग जाता है। और इससे आप देखें तो फर्दर जो नेचुरल प्रोसेस है सॉइल के न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करने का वो खत्म होने लग जाता है। और सॉइल अगर आप देखें तो इसकी क्वालिटी आप देखें तो काफी तेजी से पुअर होती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या होती है दोस्तों। अगर आप देखें तो जैसा मैंने बताया पंजाब हरियाणा में काफी किसान ऐसे होते हैं जो कि स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनको खेती छोड़नी पड़ जाती है। वैसे ही आप देखें तो फार्म मैकेनाइजेशन भी होता है काफी ज्यादा, जिससे क्या होता है जहां पे एक जमीन में पहले एग्रीकल्चरल लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उससे भी समस्या होती है। जो वर्स्ट अफेक्टेड होते हैं दोस्तों अगेन पुअर एंड लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं। हेल्थ हैजार्ड भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। आप इस प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो जैसे मेथोमाइल, फोरेट, ट्राइएजोफॉस, फॉस्फेमिडॉन, ऐसे अन्य प्रकार के केमिकल यूज कर रहे हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, कई प्रकार के हेल्थ इलनेस हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है बहुत ज्यादा, रीनल फेलियर हो रहा है, स्टिल बॉर्न बेबीज हो रहे हैं, बर्थ में डिफेक्ट्स हो रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं पंजाब में कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया आपको देखने मिलता है कोटकपूरा वगैरह के आसपास, तो कैंसर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन चलती है, दिल्ली जाते हैं लोग कैंसर के इलाज के लिए। तो इसके पीछे भी ये फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये तो कहानी थी ग्रीन रिवोल्यूशन की, क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या चैलेंजेस हुए। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, प्रीलिम्स में बहुत जरूरी है आप बाकी प्रकार के एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड रिवोल्यूशंस का नाम जाने। ब्लू रिवोल्यूशन किससे डील करती है, फिश प्रोडक्शन। ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर, याद रखिएगा। गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट्स को भी कहते हैं, हनी को भी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर के लिए भी यूज किया जाता है। गोल्डन फाइबर अगर लग जाए तो ये हो गया जूट, जूट प्रोडक्शन। ग्रीन रिवोल्यूशन जैसा मैंने बताया फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। पिंक रिवोल्यूशन अगर आप देखें तो दोनों के लिए रेफर किया जाता है, अनियन भी, प्याज भी, और प्रॉन भी, श्रिम्प भी इसी को कहते हैं। तो प्रॉन प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन दोनों आपको यूज किया जाएगा। प्रॉन भी कह देते हैं कई जगह पे, श्रिम्प भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ही एवरग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो, इस प्रकार से हो जिसमें हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेकर के आ सकें, एवरग्रीन रिवोल्यूशन इसको कहते हैं। तो फिर रेड रिवोल्यूशन क्या होता है, टोमेटो के लिए भी यूज करते हैं, मीट के लिए भी करते हैं, मीट प्रोडक्शन। राउंड रिवोल्यूशन किसके लिए है, पोटैटो। सिल्वर रिवोल्यूशन एग के लिए है या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री एज अ होल के लिए भी यूज किया जाता है। वहीं अगर सिल्वर फाइबर लग जाए तो फाइबर लग गया यानी कोई आप देखें तो कमोडिटी होगा इस प्रकार का जिसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूज कर रही है, तो इसमें क्या है सिल्वर फाइबर, कॉटन। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। येलो रिवोल्यूशन
ऑयल सीड्स के लिए। तो ये आपको लिस्ट याद रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी अनअकैडमी आप देख सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी गोल है दोस्तों 20% ऑफ दे रहे हैं हम सारे प्रकार के सब्सक्रिप्शन में। तो जो 1 साल की कीमत है प्लस कॉम्बो की, इसकी कीमत अगर आप देखें तो ऑफर प्राइस है 1 ईयर की 49,348 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, यानी कि 12,336 रुपए की सेविंग आपको देखने मिलेगी। अगर आप आइकनिक कॉम्बो लेते हैं 1 साल की तो आप 15,800 रुपए करीबन बचा लेंगे, और आपकी जो आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 1 साल की, जिसमें आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन जीएस का मिलेगा, तो इसमें है 63,195 रुपीज में ही आपको मिल रही है। वैसे ही आप देख सकते हैं 2 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है प्लस कॉम्बो की 69,045 रुपीज, यानी 17,000 से भी ज्यादा रुपए की सेविंग है। और वैसे ही अगर आप 2 साल की आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 96,147 रुपीज में है 24,000 रुपए की सेविंग आपको मिलेगी। तो ये बस और बस अप्रैल 28 तक है। साथ में आपको हम कुछ एडिशनल चीज भी दे रहे हैं, ये हमने अप्रैल 30 तक एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें आपको हम 10,000 से ज्यादा एक्सपर्टली क्यूरेटेड क्वेश्चंस की 10 बुकलेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस है, उनका सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल और उससे अधिक की प्लस सब्सक्रिप्शन में, और आइकनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिलेगा, और किसी भी 1 साल या उससे अधिक की कॉम्बो में भी आपको मिलेगा। तो जल्दी से जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। बाकी प्रीलिम स्पेशल है दोस्तों, यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट है मई 1 को सुबह 11 बजे, तो इसको भूलिएगा मत। एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड KC10। तो बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप है, इसका फायदा जरूर उठाएं। बाकी इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यू रन कर रहे हैं, पिछले बार के टॉपर्स यहाँ से आए हैं, तो आप भी इसका फायदा जरूर उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 46,791 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, डिस्काउंट में मिल रहा है। और 1 साल के ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए यूजिंग द कोड KC10, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज ऑफ गोल, तो इसका फायदा उठाएं। यही प्राइसेस हैं दोस्तों, तो इसी का फायदा उठाएं आप। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं 0% EMI पे आपको लोन भी मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका फायदा उठाएं। मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स चल रहा है 4 बजे से 6 बजे तक, तो इसमें करंट इश्यूज हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। ऑलरेडी हमने 2020 कवर कर लिया है, 2022 कवर कर लिया है, और 2021 में हमने अब अप्रैल ऑनवर्ड्स आज से क्लास होगी 4 PM पे, तो इसको भूले ना। प्लस कोर्स है दोस्तों, एनवायरमेंट ज्योग्राफी दोनों कवर किया है मैंने, उसका भी आप फायदा जरूर उठा सकते हैं, और उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा यूजिंग द कोड KC10। यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 27 अप्रैल से, इसका फायदा जरूर उठाएं। और आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स हैं, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है अनअकैडमी की, तो इसको आप निश्चिंत होकर इसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।